तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहां पर हम बात करेंगे, जहां पर हम एक्चुअल में कवर एक तरह से असेसमेंट ऑफ हियरिंग की लास्ट वीडियो रहेगी और हम स्पेशल वीडियोस की एक तरह से सेकंड वीडियो, स्पेशल जो हमारे टेस्ट है उनकी सेकंड वीडियो रहेगी और ओवरऑल लास्ट वीडियो है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं हम, ऑटो एकोस्टिक एमिशंस और बेरा। देखो इसके बाद हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जो डिफरेंस होगा कॉक्लियर और रेट्रोकॉक्लियर डिसीजेस के बीच में, इनर ईयर की डिसीजेस में एक्चुअली। तो हम बात कर रहे हैं ऑटो एकोस्टिक एमिशंस की। देखो सर, ऑटो एकोस्टिक एमिशंस जो होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं सर? तो ये प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ आउटर हेयर सेल्स। आउटर हेयर सेल्स की मूवमेंट की वजह से। अब मूवमेंट कैसे? देखो मैंने बताया था ना, पेरिलिम्फ में मैंने वेव छोड़ी थी, नीचे आई थी, तो उसने जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी मेरी, उसके अंदर रिपल्स जनरेट किए थे ना, मतलब ऐसे घुमाया था ना, मैंने बनाया भी था डायग्राम, वेव्स बनाई थी, तो जिसकी वजह से आउटर हेयर सेल्स भी अप एंड डाउन मूव करने लगे थे। तो उनकी मूवमेंट की वजह से, अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ये ऑटो एकोस्टिक एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मल फिनोमेना है। बिल्कुल सर, नॉर्मल सुनते हो सभी है ना सर, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। अब इससे हम अब ये नॉर्मल फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को टेस्ट करते हैं हम अपने किसी बच्चों में। जो बच्चे पैदा हुए हैं सर, उनमें क्या ये यूनिफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। और जो दूसरे टेस्ट हैं वो भी पॉसिबल नहीं होते बच्चों में। तो ये बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये देखने में, ये चेक करने में कि बच्चा जो बहरा पैदा हुआ है क्या, मतलब कि बच्चे को जन्म से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए ऑटो एकोस्टिक एमिशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। याद रखना है किसमें इंट्रोडक्शन की ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, किसके लिए? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए। एक पॉइंट लिख लेना खुद से, ठीक है, कि चाइल्ड और इन्फेंट में ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। टाइप्स की बात करते हैं, दो तरह के टेस्ट होते हैं, इसको एज इट इज याद रख लो यार, कुछ नहीं है इसमें। स्पॉन्टेनियस, ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। स्पॉन्टेनियस जो ऑटो एकोस्टिक एमिशंस होते हैं ये नॉर्मल फिनोमेना है, और इवोक्ड वाले जो होते हैं ये दूसरे ट्रांजिएंट। इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांजिएंट इवोक्ड और डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट। इतना ही याद रख लो, कुछ इतना खास इसमें याद रखने का है नहीं। ठीक है, ऑटो एकोस्टिक एमिशंस मैंने देखा कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे। यूजेस क्या होते हैं सर? ये अगर यूजेस होते हैं कि ये कॉक्लियर डिसीज और रेट्रोकॉक्लियर डिसीज के बीच का डिफरेंस बता देता है, मतलब कि डिफरेंशिएट कर देता है इन दोनों को। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर तो ऑटो एकोस्टिक एमिशंस में दिक्कत आ रही है, ऑटो एकोस्टिक एमिशंस में दिक्कत आ रही है, मतलब आउटर हेयर सेल्स में दिक्कत आ रही है, आउटर हेयर सेल्स में दिक्कत आ रही है, मतलब कॉक्लिया में दिक्कत आ रही है, तो मतलब ये किसकी बीमारी होगी? कॉक्लिया की होगी, तो मतलब रेट्रोकॉक्लिया की नहीं हुई, तो डिफरेंशिएट कर दिया इसने। अरे बस समझना। अब ये हमको थ्रेशोल्ड की जानकारी भी दे देता है सर, थ्रेशोल्ड की जानकारी दे देता है, और ये हमको कंफर्मेशन भी दे देता है। अरे बस समझना। तो यहाँ से इतना ये ऑटो एकोस्टिक एमिशंस मेरा पूरा हुआ, इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, बात करते हैं बेरा की। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। देखो बात करें बेरा की, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री। ठीक है, मतलब कि ब्रेन स्टेम, यहाँ पर ब्रेन स्टेम आ रहा है सर, यहाँ पर ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री। यहाँ पे ब्रेन स्टेम का बहुत बड़ा रोल है सर। देखो पहले तो बात करते हैं कि जो हमारी एट नर्व थी, मैंने जब ईयर बनाया था सर, मैंने कहा था कि ये मिडिल ईयर था, यहाँ से इनर ईयर शुरू हुआ था, इसके बाद से एट नर्व जा रही थी। मैंने बस ये एट नर्व लिख के छोड़ दिया था, ये उसके आगे की कहानी है सर। एट नर्व निकली मेरी कॉक्लिया से, निकली कॉक्लिया से एट नर्व निकली, निकल के जाएगी कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास। ये सब कहाँ है यार? ये कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये कहाँ है? ब्रेन स्टेम में है सर। मैंने कहा था ये कहाँ है? ब्रेन स्टेम में है। ठीक है ना, इसलिए सारी ब्रेन स्टेम की बातें चलेंगी यहाँ पर। तो कॉक्लियर न्यूक्लियस के पास जाएगी, कॉक्लियर न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलेंगे, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के पास जाएंगे, फिर उसके पास लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिक्युलस, मीडियल जेनिकुलर गैंग्लियन एंड देन ब्रेन कॉर्टेक्स। देखो ब्रेन कॉर्टेक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉर्टेक्स अलग ही हो जाता है। अगर देखो ब्रेन स्टेम वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं तो बेरा है। ठीक है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट के लिए करेंगे तो सेरा हो जाएगा, सेरा भी टेस्ट हो जाएगा सर। यहाँ पर कॉर्टेक्स इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री कर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हमको इतना ही पढ़ना है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड वाला। ठीक है ना, तो बात करते हैं इसमें क्या होता है ना, हम इससे जनरेटेड इस अलग अलग जगह पर अलग अलग न्यूक्लियस, अलग अलग लेमिनिस्कस, ये फाइबर्स, इनर फाइबर्स ही हैं। ठीक है, इनसे जनरेटेड पोटेंशियल को एक ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ इस कर्व में रिप्रेजेंट होते हैं ये सारे पोटेंशियल। सात तरह के जो कर्व्स आते हैं, हमको ग्राफ पे लिखते हैं 7 तरह के कर्व। देखो हमारा मतलब किसी कर्व से नहीं है, क्योंकि ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, इतनी खास जानकारी नहीं देते, इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। हमारी मतलब है सिर्फ इससे 5 में से। ये किसकी वजह से होता है? इन दोनों की वजह से, लेटरल लेमिनिस्कस और क्या था ये? इंफीरियर कॉलिक्युलस। ठीक है ना, लेटरल लेमिनिस्कस और इंफीरियर कॉलिक्युलस, इन दोनों की वजह से ये 5वां कर्व प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमको इसका काम है बस। ठीक है ना,
हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली हमने एक तरह से फिजियोलॉजिकल पार्ट समझा कि बेरा कैसे हो कैसे रहा है, ठीक है। अब बेरा से डिजीज का पता कैसे लगाया जाएगा, देखो इसके पहली करके ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब टाइम पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पीरियड 4 मिली सेकंड का लगता है सर, कितने का, 4 मिली सेकंड का। अब 4 से ज्यादा या कम कुछ भी होगा तो कैसी होगी हमारी डिसीज होगी। अब मुझे बताओ ये सब किसकी डिसीज होंगी, क्या ये कोक्लिया की डिसीज है क्या, नहीं सर, ये तो आठवीं नर्व इन्वॉल्व होगी, उसके बाद बाकी के स्ट्रक्चर हो गए, मतलब ये क्या हो गया, रिट्रोकोक्लियर डिसीज है। तो इसने मेरे को किसकी जानकारी दे दी, रिट्रोकोक्लियर डिसीज की, और इसने किसकी जानकारी दे दी मेरे को, कोक्लियर डिसीज की सर। तो क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं मेरे लास्ट पार्ट पर आ रहा हूं, जो मेरा क्या था, डिफरेंस बिटवीन कोक्लियर एंड रिट्रोकोक्लियर डिसीज। कितना स्पेस बहुत है उसमें, ठीक है। कोक्लियर और रिट्रोकोक्लियर डिसीज में, ठीक है। देखो कोक्लियर डिसीज में पहले मैंने बताया था कि इसमें ऑटोकॉस्टिक एमिशंस, कोक्लियर डिसीज में ऑटोकॉस्टिक एमिशंस क्या है, नॉर्मल रहेंगे। ऑटोकॉस्टिक एमिशन जो होंगे वो, देखो बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है कि कोक्लियर डिसीज और रिट्रोकोक्लियर डिसीज के बीच का डिफरेंस। देखो हमने सारा कुछ पढ़ भी लिया है, बस एक तरह से समराइजेशन है ये कोक्लियर डिसीज और रिट्रोकोक्लियर डिसीज के बीच का डिफरेंस। कोक्लियर डिसीज में क्या होता है तुम्हें बताओ, मैंने बताया कि ऑटोकॉस्टिक एमिशन जो थे आउटर हेयर सेल्स की वजह से आ रहे थे। अब उनमें अगर एब्नॉर्मेलिटी होगी तो एक तरह से वो कोक्लियर डिसीज की तरह मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पर एब्नॉर्मल ऑटोकॉस्टिक एमिशंस आएंगे और ये चीज यहाँ पर कैसे आएगी, नॉर्मल आएगी। इसका कुछ मतलब है कि ऑटोकॉस्टिक एमिशन से कोई मतलब नहीं है। बेरा की बात करें, बेरा जो था वो 8वीं नर्व से रिलेटेड था, तो यहाँ पर ये नॉर्मल रहेगा और यहाँ पर ये जो होगी आरसीडी में क्या होगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी। मैंने बताया था यहाँ पे 4 मिली सेकंड की लेटेंसी थी, मैं लिखा था यहाँ पर ये। अब ये लेटेंसी आरसीडी मतलब कि रिट्रोकोक्लियर डिसीज में ये लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल रहेगी। रिक्रूटमेंट रहेगी यहाँ पर, मैंने बताया था रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा था कि भाई वो अगर मैं उसका जो हियरिंग लॉस तो उसका हो रहा था, लेकिन अगर मैं 5 से ही बढ़ा रहा था तो उसको 35-40 का फील हो रहा था, तो वो किसमें होगा, वो कोक्लियर डिसीज में होगा। सीसीबी शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स जो था 1 डेसिबल से बढ़ाया था, उस बंदे को बहुत ज्यादा फील हो रहा था, वो भी किसमें है, वो कोक्लियर डिसीज में है। और यहाँ पर क्या है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर है सर यहाँ पर, किसमें, क्योंकि नर्व की बीमारी है ना सर, ये रिट्रोकोक्लियर डिसीज किसकी बीमारी है, नर्व की बीमारी है। तो यहाँ पर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होगा। और टोन डिके का कॉन्सेप्ट क्या था, नर्व फैटिग सर, नाम में ही नर्व है, तो ये किस में आएगा, आरसीडी में। तो यहाँ से हमने पूरा किया असेसमेंट ऑफ हियरिंग वाला पार्ट। अब आगे फर्दर डिसीज पे आएंगे और आगे की बातें आगे करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।